अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर जो है स्टार्ट करते हैं। द स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन को जो है डिस्क्राइब करते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको भी समझने की कोशिश करें। स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स में जो है अगर आप लोग देखें तो हमने जो है यहाँ पे ये स्टडी करना है कि कौन से फैक्टर जो है इनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं और जो है अल्कीन की स्टेबिलिटी किस तरह, मतलब ये कि लोअर एनर्जी स्टेट में जो है ये किस तरह जाता है जिससे ये स्टेबिलिटी गेन करता है, तो उसको हमने डिस्क्राइब करना है। सो इसके जो फैक्टर्स हैं, द फर्स्ट वन ये है कि द अल्कीन जो होते हैं अल्कीन, तो उनकी स्टेबिलिटी कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो एक फैक्टर जो है वो ये है कि यहाँ पे जो है मैं जनरल डिस्क्राइब करता हूँ कि द नेचर ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, कि नेचर ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट क्या है। तो एक जो है ये पॉइंट है। सेकंड पॉइंट ये है कि द नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, तो सब्स्टिट्यूएंट का नेचर और फिर उसके नंबर जो है कौन से कितने नंबर जो है वो किस तरह इसको इफेक्ट करते हैं। द थर्ड वन जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के जो है पोजीशन को जो है यहाँ पे हमने डिस्क्राइब करना है कि डबल बॉन्ड जो है मतलब ये कि उसकी पोजीशन कौन से पोजीशन पे जो है। तो यहाँ पे आमतौर पे जो है कि डबल बॉन्ड एक दो किस्म की जो है डबल बॉन्ड, एक होते हैं इंटरनल जो है अल्कीन होते हैं और एक होते हैं टर्मिनल अल्कीन जो है उसको डिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ पे जो है एक पॉइंट ये है कि पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, पोजीशन, नेचर ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, नंबर ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का मतलब यहाँ पे ये कि टर्मिनल अल्कीन है या इंटरनल अल्कीन जो है यहाँ इसको डिस्क्राइब करते हैं। इनमें जो है आप लोगों ने जो है मेन पॉइंट्स को जो देखना है तो वो नेचर ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट को देखना है एंड प्लस जो है पोजीशन को, ये नंबर जो है इसको भी एक्सप्लेन करना है कि हाउ यू हैव टू पॉइंट आउट कि इसको जो है किस तरह जो है आप लोगों ने जो है रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर एंड नेचर ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट एंड डबल बॉन्ड। अगर आप लोग देखिए लेट्स सपोज जो है ये मैं इसको रेफरेंस स्टैंडर्ड ले रहा हूँ। रेफरेंस स्टैंडर्ड जो है ये E3 है और इस E3 को अगर आप देखें तो इसको कंबस्शन एनालिसिस करते हैं। कंबस्शन मतलब ये इसकी बर्निंग करते हैं। द कंपाउंड शुड बी बर्न, इस कंपाउंड की जो है हमने क्या करना है, इस कंपाउंड की हमने जो है बर्निंग करनी है। और लेट्स सपोज जो है या अगर आप लोग इस कंपाउंड को देखें तो द कंपाउंड E3 है, तो द E3 कंपाउंड व्हेन इट इज अलाउड टू बर्न, जब इस कंपाउंड को हम बर्न करते हैं सो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है यहाँ पे आप लोगों के पास और वाटर जो है ये प्रोड्यूस होता है, वाटर जो है ये प्रोड्यूस होता है। इन द एनर्जी जो यहाँ पे आप लोगों के पास राउंड अबाउट जो है यहाँ पे रिलीज होती है, सो ये राउंड अबाउट जो है 3300 जो है 3300 किलो जूल जो है पर मोल जो है ये एनर्जी रिलीज होती है। राउंड अबाउट जो है सॉरी 3300 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है यहाँ पे जो है रिलीज होती है। अगर ये E3 हो, अगर ये सिर्फ E3 हो, E3 ये क्या है, E3 है। सो अगर ये E3 हो, देयर इज नो सब्स्टिट्यूएंट, ये कार्बन डबल बॉन्ड है और कार्बन डबल बॉन्ड पे जो है बिल्कुल कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, हाइड्रोजन 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 है, कोई अदर एलिमेंट जो है सिर्फ हाइड्रोजन है, तो E3 है। और इसकी जब कंबशन करते तो ये राउंड अबाउट 3300 किलो जूल पर मोल एनर्जी, इतनी एनर्जी रिलीज करता है। तो यहाँ पे ये रिलीज ऑफ एनर्जी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अगर हम इसको प्रोपीन से डिस्क्राइब करें कि लेट्स सपोज है द कंपाउंड इस प्रोपीन हो, मैं इसमें क्या कर लेता हूँ कि ये प्रोपीन है, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन है। अगर आप लोग इस कंपाउंड को देखें तो ये हाइड्रोजन मैंने रिप्लेस कर लिया बाय मिथाइल ग्रुप, इसको एक मिथाइल ग्रुप पे रिप्लेस कर लिया। जब मिथाइल ग्रुप पे इसको रिप्लेस करें फिर इसकी बर्निंग करते हैं तो यहाँ पे जो है 3 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्लस 3 मोल ऑफ वाटर लेट्स सपोज जो है ये प्रोड्यूस होता है, या 4 मोल जो भी है, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी आप लोगों के पास रिलीज होती है वो -2700 राउंड अबाउट जो है किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है यहाँ पे आप लोगों के पास रिलीज है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अगर आप लोग देखें यहाँ पे -3300 किलो जूल है और यहाँ पे जो है राउंड अबाउट 2700 जो है 2719 जो है राउंड अबाउट एनर्जी जो है 2719 किलो जूल जो है यहाँ पे किलो जूल पर मोल एनर्जी है यहाँ पे आप लोगों के पास प्रोड्यूस होती है, इतनी एनर्जी रिलीज होती है। अच्छा ये -3300 है और यहाँ पे ये -27 जो है रिडक्शन इन एनर्जी मीन स्टेबिलिटी है, रिडक्शन इन एनर्जी मीन स्टेबिलिटी। तो अगर मैंने क्या कर लिया, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, हाइड्रोजन इज रिप्लेस बाय मिथाइल ग्रुप। जब मैं एक हाइड्रोजन को बाय मिथाइल ग्रुप रिप्लेस कर लेता हूं तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है आप लोगों के पास एनर्जी कम रिलीज हो रही है। तो रिडक्शन, द लो एनर्जी स्टेट में चले जाना, लो एनर्जी रिलीज करना, इट मींस कि ये मॉलिक्यूल क्या रहा है, ये स्टेबल हो रहा है। अच्छा इसका रीजन क्या है वो आप लोगों को जो है समझाना है अभी।
तो ये अगर आप लोग देखें तो इस कंपाउंड को जो है अगर मैं डिस्क्राइब करता हूं तो इस कंपाउंड के लिए जो है ये सिचुएशन बन जाती है। लेट्स सपोज अगर मैं क्या करता हूं कि ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और यहाँ पे जो है ये कार्बन है, तो द हाइड्रोजन, दिस हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मिथाइल ग्रुप, और ये हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मिथाइल, ये दो मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पे कोई मिथाइल नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन है, और यहाँ पे दो मिथाइल ग्रुप है। और फिर इसकी बर्निंग करते हैं तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, 4 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी जितनी भी आप लोगों के पास जो है वाटर प्रोड्यूस होते हैं, तो इस यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है ये माइनस जो है 2712 किलो जूल पर मोल एनर्जी है, यहाँ पे आप लोगों के पास एनर्जी आ जाती है। द एनर्जी इज जो है यहाँ पे और लोअर हो जाती है, द एनर्जी और डिक्रीज की तरफ चली जाती है, -2 जो है 712 जो है किलो जूल पर मोल एनर्जी है। अगर आप लोग देखें तो ये -3300 है, ये -2700 है, ये -2712 किलो जूल पर मोल है। अगर मैं क्या करता हूं, देखिए मैंने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लिया सिंगल कार्बन पे, तो एनर्जी ड्रॉप आ गया है। अगर मैं यहाँ पे जो है 2 कार्बन पे इसको रिप्लेस करता हूँ तो एनर्जी और ड्रॉप हो जाता है। अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है एनर्जी और ड्रॉप हो जाता है। इसका मतलब ये है कि ये जो अल्कीन है जिसपे द नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करने से, देखें ये एक कार्बन मैंने ऐड कर दिया, अब 2 कार्बन हो गए, तो 2 कार्बन जब होते हैं तो एनर्जी कम रिलीज हो रही है, जब कोई कार्बन ये सिर्फ हाइड्रोजन है तो एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही है। तो कंक्लूजन ये है कि द मिथाइल ग्रुप को ऑन द कार्बन अटैच करने से स्टेबिलिटी ऑफ द अल्कीन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, क्योंकि रिडक्शन इन एनर्जी आ रहा है। तो जितनी एनर्जी जो है यहाँ पे रिडक्शन की तरफ जाती है, तो उसका रीजन जो है यहाँ पे 2 इसके मेन पॉइंट्स हैं, और एक पॉइंट ये है कि द अल्काइल ग्रुप, ये जो मिथाइल ग्रुप है, नो इट इज अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये अल्काइल ग्रुप द कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज, इस sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं, इलेक्ट्रॉन इसके क्लोजर होते हैं, तो ये बॉन्ड जो है, ये बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 5 इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, इसी वजह से इस बॉन्ड को स्टेबिलिटी मिल जाती है। सो द अल्काइल ग्रुप जो होता है, तो एक पॉइंट आप लोग ज़हन में ये रखें, अल्काइल ग्रुप जो है, अल्काइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ये होते हैं। So that's why they increases the electron density, increases the electron density of pi bond, electron density of pi bond। जब pi bond की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। सो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट करता है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, तो पाई बॉन्ड जो है वो इफेक्टिव होता है, और यहाँ पे इस पाई बॉन्ड को स्टेबिलिटी मिल जाती है। So the electron donated group increase the electron density of pi bond, ये pi bond की electron density increase करता है, तो जब pi bond की electron density hence it will more stable, इसकी stability increase हो जाती है। तो ये जो है क्या हो जाता है, एक फैक्टर तो ये है कि नो दिस फैक्टर इज नोन इज इंडक्टिव इफेक्ट, इसको क्या कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट से इसको डिस्क्राइब करते हैं। अल्काइल ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा करके इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है। अगर यहाँ पे एक मिथाइल की जगह 2 मिथाइल आ जाए तो 2 मिथाइल ग्रुप का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ज्यादा है, 2 मिथाइल ग्रुप का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट जो है वो ज्यादा है, तो इसी वजह से रिडक्शन एनर्जी और डिक्रीज हो जाती है, तो स्टेबिलिटी। इसका मतलब ये है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज होते हैं, जब ये इंक्रीज होते हैं तो स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन जो है, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन ये भी आप लोगों के पास इंक्रीज होती है, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन इंक्रीजेस, ये इंक्रीज होती है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जब इंक्रीज होते हैं ऑन द डबल बॉन्ड, तो स्टेबिलिटी ऑफ द अल्कीन इंक्रीज होते हैं। तो ये एक पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट अगर आप लोग देखें, मैं यहाँ पे एक दूसरे एंगल से भी इसको डिस्क्राइब करता हूँ। एक है यहाँ पे जो है ये तो सिस, अगर आप लोगों ने जो है पढ़ा हो ज्योमेट्रिकल केमिस्ट्री में, ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो होते हैं, कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो होती है, तो उसमें ये सिस आइसोमर है, सिस टू ब्यूटीन है। और अगर मैं इसको ट्रांस जो है ट्रांस टू ब्यूटीन से एक्सप्रेस करूं कि ये अगर आप लोग देखें ये ट्रांस टू ब्यूटीन है, ये 2 मिथाइल ग्रुप एक दूसरे को स्टीरिकली क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। अगर मैं इसको एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर में लिखूं तो ये 2 एक दूसरे को स्टीरिकली क्या करते हैं, दोनों सेम साइड स्टीरिकली रिपेल करते हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे के 180 एंगल पे आ जाए, ये ट्रांस जो है क्या है ट्रांस, तो इनका इंडक्टिव इफेक्ट और इफेक्टिव जो है हो जाता है, और यहाँ पे ये मोर स्टेबल हो जाता है। तो ये सिस टू ब्यूटीन है, द कंपाउंड इज नेम इज सिस BUT, और यहाँ पे ये 2ENE है।
एंड द कंपाउंड इज नेम इज ट्रांस, और यहाँ पे ये BUT, और अगर आप देखें तो ये 2ENE जो है इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर है। तो ट्रांस 2-ब्यूटीन की एनर्जी और भी लोअर हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ये भी डाई अल्काइलेटेड है और ये भी ड्राई अल्काइलेटेड है। तो आप लोग प्लीज ये पॉइंट ज़हन में रखें कि द नेक्स्ट जो है इसमें फोर्थ ऑप्शन पे जो है द रिलेटिव अरेंजमेंट जो है कि यहाँ पे जो है अल्काइल ग्रुप की जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, एंड सेकंड जो है द रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कि सब्स्टिट्यूएंट्स की जो है रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट अलोंग द डबल बॉन्ड जो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये भी जो है आप लोगों के पास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ट्रांस आइसोमर इज मोर स्टेबल देन द सिस आइसोमर, ये मिथाइल ग्रुप एक दूसरे को स्टीरिकली रिपेल करते हैं। स्टीरिकली का मतलब क्या है, यहाँ पे मतलब ये है कि बल्क साइज की वजह से किसी को रिपेल करते हैं, तो इसी वजह से जो है इसकी स्टेबिलिटी जो है आप लोगों के पास। अच्छा, दूसरा पॉइंट यहाँ पे जो है रिप्रेजेंट करता हूँ कि एक है आइसोब्यूटाइलीन, द कंपाउंड इज नेम इज आइसोब्यूटाइलीन। दिस कंपाउंड, अब ये जो है दोनों मिथाइल ग्रुप जो है यहाँ पे कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, बाय इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक साइड से ज्यादा, तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगा, और यहाँ पे आप लोगों के पास मैक्सिमम जो है क्या होगा, यहाँ पे मैक्सिमम जो है आप लोगों के पास स्टेबिलिटी होगी। तो आइसोब्यूटाइलीन जो है, तो यहाँ पे ट्रेंड क्या है कि आइसोब्यूटाइलीन इज मोर स्टेबल देन द ट्रांस BUT। अगर आप लोग देखें तो 2-ब्यूटीन या 2-BUT 2ENE, एंड इट इज मोर स्टेबल देन द सिस जो है सिस BUT 2ENE, एंड इट इज मोर स्टेबल देन द प्रोपीन। ये क्या है, प्रोपीन से मोर स्टेबल है, प्रोपीन इज मोर स्टेबल देन ईथीन से जो है। तो सबसे तो जितने द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप और उनके रिलेटिव अरेंजमेंट जो है जितनी ज्यादा होती है, प्रॉपर्ली अरेंज होती हैं, तो उनकी स्टेबिलिटी जो है अल्कीन की स्टेबिलिटी आप लोगों के पास इंक्रीज होती है। तो ये एक जनरल पॉइंट है, और इस पॉइंट को जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। अगर आप एक ग्राफिकली इसको डिस्क्राइब करता हूँ कि ग्राफिकली जो है आप लोगों ने किस तरह इसको एक्सप्रेस करें, तो ये एक इंडक्टिव इफेक्ट है। अच्छा, अगर आप लोग देखें, हम यहाँ पे एक ग्राफिकल इसको एक्सप्रेस करते हैं, एक मॉलिक्यूल है और ये मॉलिक्यूल ईथीन है, ईथीन। इस साइड पे एनर्जी इंक्रीज है, इस साइड पे एनर्जी जो है ये एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन कर रहा हूँ, ये क्या है, एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन कर रहा हूँ, और यहाँ पे जो है आप लोगों के पास ये प्रोडक्ट है, ये क्या है, प्रोडक्ट है। लेट्स सपोज है ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है, और ये एक्टिवेशन एनर्जी है, और ये प्रोडक्ट में यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ये इसकी एक्टिवेशन एनर्जी जो है इसने एक्वायर की एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है। नाउ द कंपाउंड इज नेम इज ईथीन। इसको जो है मैं यहाँ पे एक्सप्रेस करता हूँ कि ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये है, अगर आप देखिए ये ईथीन है, ये रिएक्टेंट है, और यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखें ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट इसको डिस्क्राइब करता हूँ। रिएक्शन की जो एनर्जी होती है तो हम जनरली डिस्क्राइब करते हैं कि द प्रोडक्ट एनर्जी माइनस रिएक्टेंट एनर्जी, और जितना ये डिफरेंस ज्यादा होगा इतना ही ज्यादा जो है ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। ज्यादा एनर्जी डिफरेंस जो है, जितना ये डिफरेंस अगर आप लोग इन दोनों को देखें तो इन दोनों के दरमियान जितना ज्यादा एनर्जी का डिफरेंस होगा, जितना ज्यादा एनर्जी का डिफरेंस होगा इतनी ज्यादा एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगी। द प्रोसेस एक्सोथर्मिक ये है, ये रिएक्टेंट हाई एनर्जी स्टेट में है, प्रोडक्ट लो एनर्जी स्टेट में है। अगर मैं इसमें प्रोपीन डाल देता हूँ, अगर आप लोग देखिए अगर मैं इसमें प्रोपीन, तो अगर मैं प्रोपीन डाल देता हूं तो प्रोपीन में यहां पे डिस्क्राइब करता हूं कि ये प्रोपीन है, और फिर जो है ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। लेट्स सपोज है मैं इसको इस तरह एक्सप्रेशन करता हूं कि ये लेट्स सपोज है ये प्रोडक्ट है, और क्योंकि प्रोडक्ट सारे हाइड्रोकार्बन का एक ही है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, तो मैं सिर्फ जो है क्योंकि जब बर्निंग करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है उसको है डिस्क्राइब कर रहा हूं। आप लोग थोड़े से इस पॉइंट को देखें कि ये ईथीन है, और ये जब बर्न होता है, ये ईथीन जब बर्न होता है तो प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट होता है। अच्छा, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की एनर्जी माइनस इस रिएक्टेंट की एनर्जी जो है ये इस रिएक्शन की एंथैल्पी है, जिसको मैंने 3300 जो है 3300 किलो जूल पर मोल जो है वो एक्सप्रेस किया। आप लोगों को मैंने अभी लिख दिया है कि ईथीन की एनर्जी इतनी है। तो आपने क्या करना है, प्रोडक्ट एनर्जी माइनस रिएक्टेंट एनर्जी, प्रोडक्ट एनर्जी माइनस रिएक्टेंट एनर्जी, प्रोडक्ट एनर्जी से आप रिएक्टेंट की एनर्जी जो है ये माइनस करें, तो ये माइनस जो है आप लोगों के पास क्या है, माइनस 3300 किलो जूल जो है आप लोगों के पास पर मोल जो है इसकी एनर्जी यहाँ पे आप लोगों के पास रिलीज हो रही है। जब मैं प्रोपीन को करता हूं तो एनर्जी को अगर आप जो है वो डिफरेंस को अगर आप इन दोनों के एनर्जी गैप का डिफरेंस देखें तो यहाँ पे जो एनर्जी गैप है
यहाँ पे एनर्जी गैप ये 2700 माइनस 2700 19 किलो जूल पर मोल पे जो है यहाँ पे आ जाता है। अच्छा, यहाँ पे अब इसका मतलब क्या हुआ कि इस प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी जो है वो 2719 है, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट और इस प्रोडक्ट रिएक्टेंट की जो एनर्जी है यहाँ पे 3300 है। तो जितना रिएक्टेंट हाई एनर्जी का होगा और प्रोडक्ट लो एनर्जी का होगा, तो आप लोग प्लीज ध्यान रखें ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। अगर ये जो है ये रिएक्टेंट है और इस रिएक्टेंट की एनर्जी कम हो जाए, इट मींस ये स्टेबल हो जाएगा। अगर इस रिएक्टेंट की एनर्जी कम हो जाए तो ये स्टेबल हो जाएगा। जब ये स्टेबल हो जाएगा, जितना ये स्टेबल होगा, तो यहाँ पे गैप ऑफ एनर्जी कम, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ओके, दूसरा पॉइंट अगर आप देखें, अगर मैं इसको जो है ब्यूटीन लिख दूं, अगर आप लोग देखें ये ब्यूटीन है तो एनर्जी और ड्रॉप हो जाती है। अगर आप लोग देखें, मैं यहाँ जो है आप लोगों के पास क्या है, ये ब्यूटीन है, तो ब्यूटीन और इस प्रोडक्ट की एनर्जी के दरमियान डिफरेंस और कम हो जाता है। तो यहाँ पे जो एनर्जी गैप होता है वो अगर आप लोग देखें तो उसको मैंने यहाँ पे एक्सप्रेस किया है कि 2712 किलो जूल पर मोल पे जो है ये एक्सप्रेस किया है। इट मींस यहाँ पे इन दोनों के दरमियान गैप ऑफ एनर्जी, तो जितनी एनर्जी रिएक्टेंट्स की डिक्रीज होती है, जितनी रिएक्टेंट की एनर्जी लोअर स्टेट में आती है, देखिए ये रेफरेंस स्टैंडर्ड है और इसके साथ मैं कंपैरिजन करता हूं, तो जितना जो है रिएक्टेंट जो है लो एनर्जी स्टेट में आता है तो वो कम एनर्जी रिलीज कर, इट मींस वो मोर स्टेबल हो जाता है। तो आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि isobutylene is more stable than the trans-2-butene and trans-2-butene is more जो है stable than the cis-2-butene and propene than the ethene। Conclusion ये है, alkylated alkene are more stable, alkylated alkene are more stable, alkylated alkene are more stable than the non-alkylated alkene। ये एक स्टेटमेंट है जिसको आप लोगों ने ध्यान में रखना है। सेकंड पॉइंट ये है कि जो इंटरनल अल्कीन होते हैं, इंटरनल अल्कीन आर मोर स्टेबल देन द टर्मिनल अल्कीन। टर्मिनल मीन पोजीशन 1 पे जो होते हैं, टर्मिनल अल्कीन से जो है ये मोर स्टेबल होते हैं। द थर्ड पॉइंट जो है यहाँ पे मैं यही एक्सप्रेस करना चाहता हूं कि मोर अल्काइलेटेड अल्कीन आर मोर स्टेबल देन द लेस अल्काइलेटेड अल्कीन आर मोर स्टेबल देन द नॉन अल्काइलेटेड अल्कीन से जो है ये आप लोगों के पास क्या है, ये मोर स्टेबल होते हैं। तो आप सुने प्लीज, मोर अल्काइलेटेड अल्कीन सबसे मोर स्टेबल है। अगर मैं ये अल्कीन है, ये ईथीन है, और मैं यहाँ पे एक मीथाइल लिखूं, यहाँ पे भी एक मीथाइल लिखूं, यहाँ पे भी एक मीथाइल लिखूं, यहाँ पे भी एक मीथाइल, तो जो है मैंने 4 मीथाइल, इस अल्कीन पे 4 मीथाइल ग्रुप को अटैच किया है इस डबल बॉन्ड पे। तो जितने द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप ऑन द डबल बॉन्ड इंक्रीज होंगे, स्टेबिलिटी ऑफ द अल्कीन जो है सबसे ज्यादा होगी। तो जितने द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप इंक्रीज होते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ द अल्कीन जो है ये आप लोगों के पास इंक्रीज होती है। अच्छा, सेकंड पॉइंट, एक दूसरा पॉइंट ये है कि नेचर ऑफ द अल्काइल ग्रुप, मैंने यहाँ पे नेचर ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट की बात करता हूँ कि अगर नेचर ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट हो, लेट्स सपोज ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, इसको एज रेफरेंस स्टैंडर्ड ले रहा हूँ, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और ये हाइड्रोजन। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे जो है क्लोरीन को अटैच कर देता हूँ, क्लोरोईथीन। द कंपाउंड इज नेम इज ethene, this compound is name is ethene and this compound is name is chloro। इस कंपाउंड को क्लोरोईथीन कहते हैं। नेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट अटैच कर लिया। मीथाइल ग्रुप पॉजिटिव सब्स्टिट्यूएंट है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। नेचर ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या है? नेचर ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट का मतलब यह है कि एक जगह पे मैंने एक ऐसा ग्रुप को अटैच कर लिया जो इलेक्ट्रॉन अल्कीन में ऐड करता है, लेकिन हैलोजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अब इलेक्ट्रॉन पेयर जो होगा वो क्लोजर टुवर्ड्स द क्लोरीन होगा, कार्बन से फार अवे होगा। अब ये अल्कीन अनस्टेबल होगा। तो क्लोरोईथीन अनस्टेबल, ईथीन इज मोर स्टेबल। तो ये पॉइंट अगर आप लोग देखें, मैं यहाँ पे सिर्फ कंक्लूजन जो है इसमें ड्रा करता हूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच करने से, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैचमेंट जो है, अटैचमेंट ऑन जो है यहाँ पे अल्कीन, ऑन अल्कीन स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है, डिक्रीजेस द स्टेबिलिटी, डिक्रीजेस द स्टेबिलिटी।
ये स्टेबिलिटी को क्या करता है, स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैचमेंट ऑन अल्कीन डिक्रीज, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम अटैच अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैचमेंट ऑन द कार्बन अल्कीन पे स्टेबिलिटी इंक्रीज, वाइल इलेक्ट्रॉन विथड्रॉन ग्रुप अटैच करने से स्टेबिलिटी डिक्रीज की तरफ चला जाएगा। अच्छा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैचमेंट ऑन द अल्कीन डिक्रीजेस द स्टेबिलिटी, द नंबर ऑफ जो है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जितने इंक्रीज होते हैं स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। तो स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन के साथ जो है इसका क्या, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन का इसके साथ इनवर्स रिलेशन है। अगर मैं यहाँ पे 1 क्लोरीन है, यहाँ पे 2 क्लोरीन अटैच करूं तो स्टेबिलिटी और भी कम हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे 3 क्लोरीन अटैच करूं तो स्टेबिलिटी और भी कम हो जाएगी। सो मोर हैलोजिनेटेड अल्कीन आर अनस्टेबल व्हाइल द लेस हैलोजिनेटेड अल्कीन आर मोर स्टेबल, एंड व्हेन द लेस हैलोजिनेटेड इज अनस्टेबल व्हाइल द नॉन अल्काइलेटेड जो बिल्कुल नॉन हैलोजिनेटेड हो तो वो मोर स्टेबल जो है आप लोगों के पास डिस्क्राइब होगा। तो इसमें यहाँ पे मैं जो आइडिया देना चाहता हूँ वो ये है कि अगर आप लोग देखें, आप लोगों के पास एक है फ्लोरो जो है इसको एक्सप्रेस करता हूं, फ्लोरो ईथीन है, एक जो है क्लोरो ईथीन है। क्लोरो में ईथीन को जो है रेफरेंस ले रहा हूं, रेफरेंस स्टैंडर्ड ले रहा हूं और एक जो है यहाँ पे मैं ब्रोमो ईथीन ले रहा हूं, ब्रोमो ईथीन, और यहाँ पे आयोडो ईथीन जो है इसको डिस्क्राइब करो, आयोडो ईथीन। सो दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अल्कीन इज मोर स्टेबल, which of the following alkene is more stable, तो इसमें आयोडो होगा। रीजन ये है कि यहाँ पे ये लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, आयोडीन इज लीस्ट, while फ्लोरो इज हाईली अनस्टेबल होगा क्योंकि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि डबल बॉन्ड पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच करने से स्टेबिलिटी जो है क्या होती है, वो आप लोगों के पास डिक्रीज होती है, लेकिन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम अटैच करने से स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। तो अल्काइल ग्रुप अल्कीन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, वाइल हैलोजन जो है वो अल्कीन की स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, डिक्रीज की तरफ लेके आ जाते हैं। तो ये डिक्रीज लेके आते हैं। तो हैलोजिनेटेड अल्कीन आर अनस्टेबल होते हैं देन द नॉन हैलोजिनेटेड अल्कीन। हैलोजिनेटेड अल्कीन और जो है नॉन स्टेबल जो है अनस्टेबल होते हैं, और अनस्टेबल होते हैं, और अनस्टेबल देन द नॉन हैलोजिनेटेड अल्कीन, नॉन हैलोजिनेटेड अल्कीन। हैलोजिनेटेड अल्कीन आर अनस्टेबल देन द नॉन हैलोजिनेटेड अल्कीन। तो ये अगर आप लोग देखें तो ये आप लोगों के पास एक जनरल स्टेटमेंट है कि which of the following alkenes are more stable, alkylated alkenes are more stable। आप लोगों ने ज़हन में रखना है which of the following alkene are more stable, the terminal alkene or internal alkene। so the type of alkene having highest heat of hydrogenation, so which of the following alkene have more highest heat of hydrogenation, A यहाँ पे B। अगर आप लोग देखें तो एक में यहाँ पे ईथीन को एक्सप्रेस कर रहा हूँ, एक में यहाँ पे प्रोपीन को एक्सप्रेस कर रहा हूँ, प्रोपीन। द थर्ड वन जो है मैं यहाँ पे फ्लोरो ईथीन को एक्सप्रेस कर रहा हूँ, फ्लोरो ईथीन को। एंड द फोर्थ वन जो है अगर आप लोग देखें तो मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ BUT2ENE जो है। अगर आप इसको सिस प्रोडक्ट भी लिखे या ट्रांस प्रोडक्ट है कोई इशू नहीं है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग हाईएस्ट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, द हाईएस्ट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन विल बी फॉर द फ्लोरोईथीन जो है। यहाँ पे सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी हाइड्रोजनेशन की। अगर ऑक्सीडेशन की बात करता हूँ मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि फ्लोरो की प्रेजेंस के वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के अटैचमेंट से जो है ये अनस्टेबल हो जाएगी, इसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, तो प्रोडक्ट के साथ और रिएक्टेंट की एनर्जी के दरमियान गैप बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए ज्यादा एनर्जी जो है ये रिलीज करेगा। सो द टाइप ऑफ अल्कीन हैविंग हाईएस्ट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन या हाईएस्ट हीट ऑफ ऑक्सीडेशन जो है कि अगर आप कंबशन हो तो वो आप लोगों के पास फ्लोरोईथीन के लिए यहाँ पे डिस्क्राइब होगा, और सबसे जो लीस्ट होगा तो वो आप लोगों के पास जो इंटरनल अल्कीन होगा BUT और यहाँ पे 2EN जो है, इसकी आप लोगों ने ज़हन में रखना है। पोजीशन ऑफ द अल्कीन को ज़हन में रखना है, एंड प्लस जो है आप लोगों ने प्लीज ज़हन में रखना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को ज़हन में रखना है, और द नंबर ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट को आप लोगों ने ये भी ज़हन में रखना है।
तो अल्कीन की स्टेबिलिटी को जो है ये एक जनरल स्केच है, और आप लोग प्लीज इसको ज़हन में रखिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच करने से स्टेबिलिटी ऑफ द अल्कीन जो है ये आप लोगों के पास, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच करने से स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन जो है ये डिक्रीज होती है, वाइल इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम अटैच करने से स्टेबिलिटी ऑफ द अल्कीन जो है ये आप लोगों के पास इंक्रीज की तरफ आ जाती है। तो ये एक जनरल क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को जो है आप लोग प्लीज ज़हन में रखें कि यहाँ पे जो है BUT और यहाँ पे लेट सपोज हम जनरल जो है डिस्क्राइब करते हैं, तो वो ये है कि फ्लोरोईथीन और ईथीन में और प्रोपीन में जो है आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं कि आप लोगों ने जो है बताया कि विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कीन इज मोर स्टेबल, तो सबसे मोर स्टेबल BUT 2E होगा, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईली अनस्टेबल, तो फ्लोरोईथीन जो है ये आप लोगों के पास हाईली अनस्टेबल जो है डिस्क्राइब किया जाएगा। तो ये एक जनरल जो है इसके लिए स्केच है। द सेकंड जो है इसके लिए अगर आप लोग देखें, मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट्स लिखे। एक पॉइंट्स मैंने ये लिखा था कि द नेचर ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, द नंबर ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, रिलेटिव पोजीशन एंड द रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ दीज सब्स्टिट्यूएंट अराउंड द डबल बॉन्ड, जो है एक पॉइंट जो है रखें। एक मैंने इंडक्टिव इफेक्ट को डिस्कस कर लिया कि यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से हम टर्मिनल अल्कीन्स आर अनस्टेबल व्हाइल इंटरनल अल्कीन्स आर मोर स्टेबल। सेकंड पॉइंट यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन है। अच्छा खैर ये आप लोगों के कोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन जनरली जो है हाइपर कंजुगेशन, द नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटेबल प्रोटॉन जब इंक्रीज होते हैं हम कहते हैं स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स जो है इंक्रीज होती है। तो हाइपर कंजुगेशन क्या है, तो ये जस्ट ओनली द नॉन बॉन्डिंग रेजोनेंस भी इसको कहते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस, वी आल्सो कॉल इट इज अ नो बॉन्ड रेजोनेंस। नो बॉन्ड रेजोनेंस से भी इसको डिस्क्राइब करते हैं। No, the hyperconjugation is also described. So these protons are not hyperconjugated. ये नहीं है, ये प्रोटॉन hyperconjugatable प्रोटॉन नहीं है। अगर मैं क्या करता हूं कि यहाँ पे ये CH2, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और यहाँ पे ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन है, तो प्लीज अगर आप लोग इस पॉइंट को देखें, तो दिस प्रोटॉन, ये जो कार्बन पे है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, तो दिस 3 प्रोटॉन्स आर हाइपरकंजुगेटेबल प्रोटॉन। सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन, तो यहाँ पे चांसेस है कि ये इसके साथ डिलोकलाइज हो जाए। इट इज आल्सो कॉल्ड नो बॉन्ड रेजोनेंस, इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस से भी डिस्क्राइब करते हैं। यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज, ये हाइड्रोजन, और जिस हाइड्रोजन ने अपने सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो है इस पाई सिस्टम के साथ डिलोकलाइज की है, तो इसको अगर आप लोग देखें यहाँ पे जो है ये पॉजिटिव चार्ज फॉर्म में प्रेजेंट है, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं, इसलिए इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं, लेकिन ये अपनी पोजीशन से मूव नहीं करेगा। ओके, सो रेजोनेंस प्रोवाइड स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल, जिस इसमें कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे हैं, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन से जो है यहाँ पे इसको स्टेबिलिटी मिल रही है। अच्छा अगर आप लोग देखें, मैं यहाँ पे जो है इसको डिस्क्राइब करता हूँ कि अगर इस कंपाउंड को आप लोग देखें, द कंपाउंड इज नेम इज 2-ब्यूटीन, द कंपाउंड इज नेम इज 2-ब्यूटीन। यहाँ से भी हाइपर कंजुगेटेबल 6 हाइपर कंजुगेटेबल प्रोटॉन है, यहाँ पे 3 हाइपर कंजुगेटेबल प्रोटॉन है। So the number of hyperconjugatable proton increase, stability increase. तो 2-ब्यूटीन में अगर आप लोग देखिए the number of hyperconjugatable, तो number of hyperconjugatable proton, conjugatable proton जो है protons जितने increase होते हैं, increases, then stability ऑफ अल्कीन जो है ये आप लोगों के पास क्या होती है, इंक्रीज होती है। ऑफ अल्कीन इंक्रीजेस, ये भी इंक्रीज होती है। सो द नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटेबल प्रोटॉन इंक्रीज, देन स्टेबिलिटी, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है। और अगर आप इस कंपाउंड को देखें, द कंपाउंड इज नेम इज 2-methyl, द कंपाउंड इज नेम इज 2-methyl 2-ब्यूटीन, तो यहाँ पे 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, 3 9 हाइपर कंजुगेटेबल प्रोटॉन है, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और द कंपाउंड इज नेम इज 2,3-dimethyl 2,3-dimethyl 2-butene 1 2 3 4, तो यहाँ पे 12 हाइपर कंजुगेटेबल प्रोटॉन इसमें है। तो अल्कीन पे जो है 12 हाइपर कंजुगेटेबल प्रोटॉन, तो जितने नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटेबल प्रोटॉन इंक्रीज होते हैं स्टेबिलिटी, तो सबसे मोर स्टेबल ये, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, और फिर आप लोगों के पास जो है अगर हम डिस्क्राइब करते हैं प्रोपीन, और यहाँ पे जो है सबसे लीस्ट जो है स्टेबल होगा वो ईथीन जो है यहाँ पे डिस्क्राइब होगा। तो ये सेकंड फैक्टर है कि व्हाई अल्कीन्स आर मोर स्टेबल, अल्कीन की जो है स्टेबिलिटी। तो द नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटेबल प्रोटॉन सबसे ज्यादा जो है वो किसके साथ हैं, यहाँ पे इस कंपाउंड के साथ, दिस इज नोन एज 2,3-dimethyl
2,3 डाइमीथाइल BUT2ENE। तो ये आप इस कंपाउंड में, और इस कंपाउंड को जो है द कंपाउंड इज नेम इज जो है 2-methyl BUT and 2ENE and the compound is name is a cis जो है इस कंपाउंड को cis BUT and 2ENE जो है यहाँ पे 6 हाइपर कंजुगेटेबल प्रोटॉन, यहाँ पे 3 हाइपर कंजुगेटेबल propene molecule is name is a 3 hyper conjugatable proton and there is no hyper conjugatable protons। यहाँ पे कोई हाइपर कंजुगेशन नहीं है, नो प्रोटॉन्स फॉर द हाइपर कंजुगेशन के लिए कोई प्रोटॉन जो है यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो ये इसके दो रीजन हैं कि अल्कीन्स की जो स्टेबिलिटी है तो वो आप लोगों के पास इन दो फैक्टर पे जो है क्या करते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है अगर आप लोग देखें तो स्ट्रक्चर ऑफ ईथीन है। स्ट्रक्चर ऑफ ईथीन इसको डिस्कस करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ईथीन की जो स्ट्रक्चर है तो ये कार्बन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन है। द कार्बन जो है इसमें ये कार्बन जो है इट यूजेस sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को यूज करता है और ये कार्बन भी यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को यूज करता है। इन केस ऑफ ईथीन जो है अगर आप लोग देखें द कंपाउंड कार्बन है 1s2 और ये 2s2 जो है इसको डिस्क्राइब करता हूँ, यहाँ पे जो है ये 2px 2py 2pz ऑर्बिटल जो है मैं डायरेक्टली इनका एक्साइटेड स्टेट लिख रहा हूँ, देयर इज नो नीड क्योंकि हमने ऑलरेडी इस पे डिस्कशन की एक्साइटेड स्टेट। नो ये जो है एक दूसरे के साथ मिक्सअप होते हैं। अच्छा, मिक्सिंग किस तरह होती है कि अब यहाँ पे आपके पास एक ऑर्बिटल जो है s का और 2 p ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ मिक्सअप होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द हाइब्रिडाइजेशन रूल द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्सअप द सेम नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल आर फॉर्म, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्सअप होते हैं द सेम नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होती है। तो जितने अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल है, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल जो है एक दूसरे के साथ मिक्सअप होते हैं 2 बनते हैं, 3 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सअप होते हैं तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होती है। तो अकॉर्डिंग टू द हाइब्रिडाइजेशन कांसेप्ट जो है 2 एटॉमिक ऑर्बिटल और से लेकर आर इंटरमिक्सअप यहाँ पे मैं डिस्क्राइब करता हूँ जो है जो आप लोगों के पास एक साइड स्टेट में है और यहाँ पे दो हैविंग सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिनके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है तो ये एक दूसरे के साथ मिक्सअप होते हैं एंड यू विल गेट 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होती है। ये भी इसको जो है क्योंकि कॉम्बिनेशन क्या है 1s और 2p है तो इसलिए sp2 हाइब्रिडाइज, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज, ये भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन इज ऑलवेज एंडोथर्मिक फिनोमेना, ये क्या है, एक एंडोथर्मिक फिनोमेना है और एक ऑर्बिटल जो है वो क्या हो जाता है, वो अनहाइब्रिडाइज, तो उसके दोनों लोब्स प्रेजेंट। Now this hybrid unhybrid p orbital is unhybridized, ये क्या है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हैविंग अ सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है। तो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के दोनों लोब्स प्रेजेंट है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के दोनों लोब्स प्रेजेंट है और ये s और p एक दूसरे के साथ जब मिक्सअप होते हैं तो दे लॉस देयर आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी लॉस कर लेते हैं। अच्छा, अगर आप लोग देखें तो ये एक कार्बन है और इस एक कार्बन का एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये है, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल ये है, तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल ये है, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल sp2 है, ये भी sp2 है और ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है इसमें प्रेजेंट है। 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं और ईच हाइब्रिड ऑर्बिटल हैविंग अ सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डीजेनरेट ऑर्बिटल है। तो अगर आप लोग देखें तो ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बिल्कुल जो है इस तरह अरेंज हो जाते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरह अरेंज है। तो ये अगर आप लोग देखें तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बिल्कुल एक ही प्लेन में है। सो अब प्लेनर ज्योमेट्री जो है जब भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है अब प्लेनर ज्योमेट्री जो है वो जनरेट करते हैं और ये जो अगर हमारे पास जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है सो द अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को मैं इस तरह एक्सप्रेस कर लेता हूं कि ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इन पे तीनों पे परपेंडिकुलर होता है। So the unhybridized orbital remains perpendicular on the axis of these 3 hybrid orbital. इन तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल पे क्या होता है, ये बिल्कुल जो है रिमेन्स जो है इन पे परपेंडिकुलर जो है यहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। तो मैं इस स्ट्रक्चर को जो है अगर आप लोग देखें यहाँ पे इस तरह डिस्क्राइब करता हूँ कि ये एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ओके, ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो है जिसकी रिप्रेजेंटेशन में इस तरह एक्सप्रेस करता हूँ कि ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैविंग बोथ लोब्स, जिसके दोनों लोब जो है यहाँ पे प्रेजेंट है। अ सिंगल कार्बन इन ईथीन कंटेन 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अ सिंगल कार्बन, 1 कार्बन जो है, अ सिंगल कार्बन इन ईथीन हैविंग जो है
प्लीज हमें रखे 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसमें 3 H ऑर्बिटल्स है। H ऑर्बिटल का मतलब है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और अ सिंगल कार्बन इन E3 जो है कंटेन 1 जो है अनहाइब्रिड ऑर्बिटल इन वैलेंस शेल। अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जो है इन वैलेंस शेल, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल इन वैलेंस शेल। अ सिंगल अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जो है ये जो है अगर आप लोग देखें यहाँ पे ये प्रेजेंट है। ओके, सेकेंड कार्बन जो है ये दूसरा कार्बन है। सेकेंड कार्बन में ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, sp2 और ये भी sp2 है। क्योंकि ये 2 कार्बन है तो एक कार्बन जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट रिक्वायर कर रहा है, दूसरा कार्बन भी वही हाइब्रिडाइजेशन स्टेट रिक्वायर कर रहा है। और अब अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो है ये कार्बन है और ये कार्बन पे एक अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, तो यहाँ पे ये अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, यहाँ पे अगर आप देखें तो इसको दोनों लोब्स ये इसको एक्सप्रेशन करते हैं। यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन है। ये अब हम क्या कर रहे हैं, ईथीन मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को जो है ड्रा कर रहे हैं। नो, जो sp2 हाइब्रिडाइज होता है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो ज्योमेट्री जो है जनरेट करते हैं, दैट ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल प्लेनर। सो इट sp2 हाइब्रिडाइज जनरेट करता है ट्रायगोनल प्लेनर, ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री जो है ये जनरेट करते हैं। यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होते हैं 120 बॉन्ड एंगल, sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो है ये 120 बॉन्ड एंगल जनरेट करते हैं। ये कार्बन एटम इस कार्बन एटम के करीब आता है तो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं। तो जो कार्बन कार्बन के दरमियान सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है sp2 ओवरलैप से बना हुआ है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो ये कार्बन और इस हाइड्रोजन के दरमियान में इस तरह एक्सप्रेशन करता हूं कि ये कार्बन है और ये कार्बन और इस हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। पाई बॉन्ड को मैं फिलहाल इग्नोर कर रहा हूँ, पाई बॉन्ड को मैं एक्सप्रेस नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे पाई बॉन्ड को मैंने एक्सप्रेस नहीं किया। इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड बना हुआ है sp2 ओवरलैप से, इस कार्बन और हाइड्रोजन sp2s, इस कार्बन के sp2 और हाइड्रोजन का s ओवरलैप, इस कार्बन के sp2 हाइड्रोजन का s ओवरलैप, sp2s ओवरलैप। इस कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान sp2s ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है। अच्छा, इस कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान sp2s ओवरलैप से, इस कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान sp2s ओवरलैप से, तो sp2s ओवरलैप से जो है यहाँ पे आप लोगों के पास टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5 सिग्मा बॉन्ड इसमें प्रेजेंट है। द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन E3 जो है, तो द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इन E3 जो है आप लोगों के पास क्या है, ये 5 इन नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5। और इसमें 4 जो है 4 सिग्मा बॉन्ड्स अगर आप देखें तो वो sp2s ओवरलैप से बने हुए हैं जो कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। और अ सिंगल सिग्मा बॉन्ड जो है अगर आप इस मॉलिक्यूल में देखें तो ये sp2 जो कार्बन कार्बन के दरमियान है, तो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड और ये कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड जो है आप लोगों के पास है। अगर आप लोग देखें एक दूसरे के साथ साइड वाइज ओवरलैप कर लेते हैं, तो जब साइड वाइज ओवरलैप करते हैं तो देयर इज अ पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे जो है दो अनहाइब्रिडाइज, टोटल नंबर ऑफ अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो है ये 2 है। सो अ सिंगल पाई बॉन्ड जो है इसकी फॉर्मेशन होती है। द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इन केस ऑफ ईथीन, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, H ऑर्बिटल का मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल है इन ईथीन जो है, इन ईथीन 1 2 3 4 5 6 हर एक कार्बन में आप लोगों के पास कितने हैं, ये 3 है। तो द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इन ईथीन आर 6 इन नंबर, ये 6 इन नंबर है। ये क्या है, 6 इन नंबर। टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इन ईथीन, द टोटल नंबर ऑफ अनहाइब्रिड ऑर्बिटल इन वैलेंस शेल की बात कर रहा हूं, इन वैलेंस शेल ऑफ ईथीन आर 2, ये 2 है, एक ये है और एक ये है। तो यहाँ पे जो है अगर आप देखें तो ये एक जनरल जो है ईथीन के स्ट्रक्चर के बारे में स्केच है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा। और ये इसके लिए जनरल स्केच जो है यहाँ पे ड्रा करते हैं, ठीक है। ये जनरल इन्फॉर्मेशन है, आप लोगों ने प्लीज ध्यान में रखना है कि ईथीन के लिए जो स्ट्रक्चर है उसमें टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं, बैलेंस शेल में जो है आप लोगों के पास टोटल नंबर ऑफ अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कितने हैं। और ये पॉइंट भी ध्यान में रखें कि आप लोगों के पास इसमें 2 टाइप्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स है, एक sp2s ओवरलैप से हैं और एक sp2 ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों के पास द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है इसमें 6 बनते हैं।
तो ये एक जनरल स्केच है और इसको आप लोग प्लीज ज़हन में रखें। नेक्स्ट जो है अगर आप देखें तो इस कंपाउंड के बाद जो है कि यहाँ पे ओवरऑल जो है इसकी प्रिपरेशन, हाउ वी हैव टू प्रिपेयर ईथीन की प्रिपरेशन किस तरह करते हैं, केमिकल प्रोसीजर के जरिए, कौन से प्रोसीजर के जरिए इनकी प्रिपरेशन करते हैं, तो उसको डिस्क्राइब करते हैं। तो हाउ वी हैव टू प्रिपेयर ईथीन, इसकी प्रिपरेशन किस तरह करते हैं। सो नेक्स्ट जो है ये है कि प्रिपरेशन ऑफ ईथीन को डिस्कशन करते हैं, सिंथेसिस ऑफ ईथीन, सिंथेसिस ऑफ ईथीन, हाउ वी हैव टू प्रिपेयर ईथीन, ईथीन को किस तरह प्रिपेयर किया जाता है। तो यहाँ पे दो मेथड्स हैं जो आप लोगों के बुक में जो है यहाँ पे हमने फॉलो करने हैं। एक जो है अगर आप लोग देखें तो हाइड्रेशन जो है मतलब ये डिहाइड्रेशन को डिस्कशन करते हैं और डिहाइलोजिनेशन जो है, ये दो स्टेप्स हैं। तो एक है डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, इसको अगर आप लोग देखें तो डी और यहाँ पे जो है डिहाइड्रेशन, डी का मतलब है रिमूवल, डिहाइड्रेट करना। किसी भी सैंपल को अगर आप डिहाइड्रेट करते हैं मतलब ये कि इट मींस डिहाइड्रेट का मतलब ये है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोक्साइड मींस वाटर का रिमूव करना, डिहाइड्रेशन। तो डी का मतलब है रिमूवल, हाइड्रेशन का मतलब यहाँ पे वाटर है ऑफ अल्कोहल। अगर हम क्या करते हैं अल्कोहल लेते हैं और इन अल्कोहल को जो है ट्रीट करते हैं विद H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, और सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में जो है अगर हम इनको ट्रीट करते हैं, लेट्स सपोज जो है कि ये अल्कोहल है एंड इफ वी हैव टू ट्रीट अल्कोहल विद H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, कंडीशन इसके लिए ये आप लोगों ने ज़हन में रखने हैं, कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आप लोगों ने लेके जाना है। तो यहाँ पे आप लोगों के पास जो प्रोडक्ट बनेगा तो ये अल्कीन में कन्वर्ट होगा, अल्कीन, और यहाँ पे साथ में जो है आप लोगों के पास वाटर मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे रिमूव होगा। इस साइड पे जो है अगर आप देखें तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस कार्बन के साथ लिंक है, दिस कार्बन इज नोन एज अल्फा कार्बन, दिस कार्बन इज नोन एज बीटा कार्बन। बीटा कार्बन पे डिहाइड्रेशन के लिए हाइड्रोजन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग गौर से देखें तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो रही है, अल्कीन के आप लोगों के पास अल्कीन बन रहे हैं कि अगर आप इसके कंपाउंड को देखें, अगर मैं क्या करूं यही सिचुएशन बनाएं और ये OH हो और यहाँ पे एक कार्बन आ जाए और दो हाइड्रोजन हो, बिल्कुल जो है H2SO4 के प्रेजेंस में, सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में 100 डिग्री सेंटीग्रेड 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे यू विल गेट अल्कीन, आप लोगों के पास अल्कीन बनेगा और ये सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होगा। ये क्या होगा? सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन जो है यहाँ पे आप लोगों के पास बनेगा, बिल्कुल यहाँ पे भी वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। अगर आप यहाँ पे ये हाइड्रोजन भी रिप्लेस करें CH3 और यहाँ पे ये CH3 है और ये हाइड्रोजन है और ये यहाँ पे CH2OH है और इसको H2SO4 बिल्कुल यही कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड 170 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। यहाँ पे भी आप लोगों के पास क्या होगा? डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट बनेगा और अल्कीन जो है उसकी फॉर्मेशन होगी, अल्कीन की फॉर्मेशन होगी, आइसोब्यूटाइलिन जो है यहाँ पे इसकी फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। और लेकिन अगर आप लोग क्या करें कि इस कंपाउंड को अगर आप देखें, यहाँ पे ये कंपाउंड है और अल्कोहल है, ये अल्कोहल है, ठीक है, प्राइमरी अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन तो है लेकिन बीटा कार्बन पे मीथाइल ग्रुप है, देयर विल बी नो डिहाइड्रेशन, इसकी डिहाइड्रेशन नहीं हुई, देयर विल बी नो अल्कीन फॉर्मेशन। सो H2SO4 जो है, H2SO4 के प्रेजेंस में अगर आप अल्कोहल को एट 170 डिग्री सेंटीग्रेड हीट करते यू विल गेट अल्कीन एंड वाटर जो है रिलीज होगा। अगर आप इसको जो है क्या करें, देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन का प्रेजेंट होना। If there is no hydrogen on beta carbon, no hydrogen. If there is no hydrogen on beta carbon ये अल्फा जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप है अल्फा कार्बन, सेकंड कार्बन बीटा कार्बन। If there is no hydrogen on beta carbon, no alkene formation observed. No alkene. No alkene formation will be observed. There will be no alkene formation observed. कोई अल्कीन यहाँ पे इनकी फॉर्मेशन जो है बिल्कुल ऑब्जर्व नहीं होगी अगर बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन ना हो।
लेकिन इफ अ सिंगल हाइड्रोजन अवेलेबल हो तो अल्कीन बनेगा। एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे है तो अल्कीन बनेगा। इफ देयर इज 2 है तो फिर भी अल्कीन बनेगा, 3 है तो फिर भी बनेगा। लेकिन अगर कोई नहीं है, बीटा हाइड्रोजन पे कोई बीटा कार्बन पे बीटा हाइड्रोजन नहीं है, the absence of beta hydrogen, there will be no alkene. Alkene can, it's a dehydrated product. So alkene can be synthesized. Alkene can be synthesized by dehydrating the alcohol with H2SO4 at round about 170 degree centigrade. तो आपने जो है क्या करना है, देखें प्रीवियस पेपर में आप लोगों को जो है क्वेश्चन जो दिए हैं उस प्रीवियस पेपर में, which of the following alcohol cannot be converted into alkene in the presence of H2SO4 at 180-70 degree centigrade? The type of alcohol that cannot generate alkene on dehydration, alkene on treatment, on dehydration with H2SO4, on dehydration with the H2SO4 with sulfuric acid at 170 degree centigrade. A, B, C, D. तो एक जो है अगर आप लोग देखें, मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ मीथानोल जो है, सेकंड जो है यहाँ पे इथानोल, यहाँ पे अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूँ प्रोपानोल, एंड द लास्ट वन जो है यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ब्यूटानोल। इनमें मीथानोल कैन नॉट बी डिहाइड्रेटेड, कैन नॉट कन्वर्ट। मीथानोल को देखे ना, मीथानोल में हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो ये अल्फा कार्बन है, बीटा कार्बन तो इसमें है ही नहीं, तो बीटा हाइड्रोजन नहीं है, तो भी नो डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट। सही है। द सेकंड पॉइंट, ए बी सी डी, बीटा हाइड्रोजन को आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो बीटा हाइड्रोजन को अगर आप लोग फाइंड आउट करते हैं तो मैं यहां पे लिख रहा हूं इथानोल, ब्यूटानोल, ठीक है, ब्यूटानोल, और यहां पे जो है बल्कि मैं इसको एक्सप्रेस करता हूं ब्यूटेन 1 ओल, ब्यूटेन 2 ओल, और यहां पे जो लास्ट जो है इसको एक्सप्रेस करता हूं तो द कंपाउंड इज नेम इज इसको जो है 2,2 डायामीथाइल, 2,2 डायामीथाइल। और अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो है प्रोपेन 1 ओल, इथानोल ब्यूटेन 1 ओल, ब्यूटेन 2 ओल, 2,2 डाइमीथाइल प्रोपेन 1 ओल। मैंने क्वेश्चन ये लिखा है which of the following alcohol cannot be dehydrated, इनमें से कौन सा अल्कोहल हम डिहाइड्रेट नहीं कर सकते। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जो है बहुत आसान से क्वेश्चन है, लेकिन ये है कि अगर आप लोग बहुत ज्यादा जो है कंफ्यूजन हो तो इनके स्ट्रक्चर ड्रा करें। CH3 CH2OH, CH3 CH2OH। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो इसमें जो है इस कंपाउंड को अगर आप लोग देखें, ये ब्यूटेन और ये ओल है 1 2, और ये 3 और ये 4, ये 1 ओल है। तो देखिए अल्फा कार्बन बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन है, बिल्कुल इसका भी होगा, इथानोल का भी होगा और इसका भी होगा। अच्छा, द थर्ड वन जो है अगर आप देखें तो ब्यूटेन 2 ओल मैंने लिखा है, तो देखिए ये अल्फा कार्बन है, बीटा कार्बन, ये बीटा का चांसेस है, बिल्कुल यहां पे भी होगा, हाइड्रोजन इस पे अवेलेबल है, बिल्कुल इसका हाइड्रेशन होगा। लेकिन अगर आप नेक्स्ट कंपाउंड को देखें तो यहां पे जो है क्या है, प्रोपेन है, प्रोपेन। तो अगर आप देखें तो ये CH, मैं इसको एक्सप्रेस करता हूं कि 2,2 डाइमीथाइल प्रोपेन है, तो कार्बन और कार्बन, ओके, और 1 ओल, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप और ये मिथाइल ग्रुप है। अब आप इसको देखिए, अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, नो जो है हाइड्रोजन, दिस कंपाउंड आप लोगों के पास है। सो द टाइप of alcohol that cannot generate alkene on dehydration with H2SO4
at 170 डिग्री सेंटीग्रेड, तो दैट इज अ 2,2 डायमिथाइल। तो आपने बीटा कार्बन को देखना है और बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन को बहुत केयरफुली आप लोगों ने देखना है। तो ये अल्कीन की प्रिपरेशन है। ये क्या है, बिल्कुल एग्जैक्ट आप लोगों ने अल्काइल हैलाइड्स को भी देखना है। सो सेकंड मेथड जो है जिसके जरिए हम अल्कीन की प्रिपरेशन करते हैं वो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स है। अच्छा, ये बिल्कुल अल्कोहल की तरह है, बस सिर्फ ये है डिफरेंस क्या है, यहाँ पे आप लोगों के पास प्रॉपर्टी सिर्फ ये है कि अल्कोहल की जगह जहाँ पे ये हैलोजन अटैच है, बाकी जो है ये अल्फा कार्बन है जिसके साथ हैलोजन अटैच है, ये बीटा कार्बन है। बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन अवेलेबल हो और अल्फा कार्बन पे हैलोजन अवेलेबल हो। कंडीशन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेसिक मीडिया, ये क्या है, बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। और ये अल्कोहलिक आप लोगों ने क्या करना है, अल्कोहलिक मीडिया जो है यूज करना है, अल्कोहलिक जो है सॉल्वेंट यूज करना है, ठीक है। सो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अल्कीन और यहाँ पे आप लोगों के पास HCl बनेगा। अगर आप लोग देखें यहाँ पे ये कार्बन है CH3, अगर मैं एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करूं और इसकी जगह जो है यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है और बीटा कार्बन पे मैंने एक हाइड्रोजन और यह अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन, ठीक है, बिल्कुल 2 हाइड्रोजन अवेलेबल है, यू विल गेट अल्कीन। आप लोगों के पास डिहाइड्रोहैलोजिनेटेड प्रोडक्ट बनेगा। डिहाइड्रोहैलोजिनेटेड प्रोडक्ट जो है आप लोगों के पास अल्कीन की फॉर्मेशन बिल्कुल यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे अल्कीन होगा और हाइड्रोजन और हैलाइड डिटैच हो जाएंगे। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन मींस डी यह रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड फ्रॉम द अल्फा कार्बन, हैलाइड होगा और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन, बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। बिल्कुल ये रिएक्शन होगा, ये कंडीशन यूज करें, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन अल्कोहलिक मीडिया, अल्कोहलिक मीडिया इंपॉर्टेंट है, यही कंडीशन यूज करने हैं। अगर आप लोग देखें ये CH3 है, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करो, यहाँ पे CH3, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और ये CH2, ये Cl है, यही कंडीशन यूज कर रहा हूं। जब यही कंडीशन यूज करता हूं आप लोगों के पास फिर आइसोब्यूटाइलीन बन जाएगा। ये प्रोडक्ट जो है आप लोगों के पास बिल्कुल इसकी फॉर्मेशन होगी और HCl बनेगा। लेकिन अगर ये हाइड्रोजन भी मैं रिप्लेस करूं तो बीटा कार्बन पे कोई हाइड्रोजन, देयर विल बी नो प्रोडक्ट। तो प्लीज आप लोग इस प्रोडक्ट, ये यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा। इफ यू हैव टू एड, अगर आप क्या करते हैं, द कंपाउंड, इस कंपाउंड को जो है ट्रीट करते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अल्कोहलिक मीडिया में, अल्कोहलिक मीडिया में देयर विल बी नो रिएक्शन, मतलब नो अल्कीन, नो अल्कीन फॉर्मेशन विल बी ऑब्जर्व, फॉर्मेशन विल बी ऑब्जर्व। आप लोगों के पास कोई अल्कीन फॉर्मेशन ऑब्जर्व नहीं होगी, यहाँ पे कोई अल्कीन जो है उनकी फॉर्मेशन नहीं होगी। सो द टाइप ऑफ रिएक्शन कंडीशन, रिएक्शन कंडीशंस which produces alkene, ठीक है, from alkyl halide। अब मैं यहाँ पे रिएक्शन कंडीशन की डिमांड कर रहा हूँ। The type of reaction condition which produces alkene from alkyl halide, A है, B है, C है, D है। प्लीज आप लोग देखें, मैं यहाँ पे H2SO4 at 170 डिग्री सेंटीग्रेड। सेकेंड पॉइंट यहां पे लिख रहा हूं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन मीथेनॉल। और यहां पे जो है H जो है मैं रिप्रेजेंट करता हूं H2SO4 at 140 डिग्री सेंटीग्रेड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन अल्कोहलिक मीडिया, मीथेनॉल, अल्कोहलिक मीडिया में। So the type of reaction कौन सी कंडीशन पे which produces alkene from the alkyl halides, potassium hydroxide and alcoholic medium। तो आपने क्या करना है, आप लोगों ने जो है यहाँ पे भी बहुत केयरफुली देखना है। ये पॉइंट आप लोगों ने फाइंड आउट करना है कि एक तो ये कंडीशन आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए, ये कंडीशन याद रखने हैं। सेकेंड पॉइंट, बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन का बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्कीन की प्रिपरेशन के लिए बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ देयर इज नो हाइड्रोजन ऑन बीटा कार्बन, no hydrogen on beta carbon, no hydrogen on beta carbon, no eliminated product, no eliminated का मतलब क्या है, eliminated product means no, आप लोगों के पास यहाँ पे अल्कीन फॉर्मेशन, एलिमिनेशन में अल्कीन बनते हैं,
नो अल्कीन फॉर्मेशन will be observed, कोई अल्कीन की फॉर्मेशन यहां पे नहीं होगी। तो ये जनरल जो है मैकेनिज्म की कोई जरूरत नहीं है कि हम मैकेनिज्म की तरफ जाएं, यहाँ पे मैकेनिज्म जो है उसको डिस्क्राइब करने की कोई फायदा नहीं है यहाँ पे। बस आप लोग यही अल्कोहलिक मीडिया, अगर आप वाटर को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वाटर मीडिया यूज करें, फिर आपके पास अल्कोहल बनेगा, अल्कीन नहीं बनेगा, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट होता है। सो ये आप लोगों ने रिएक्शन कंडीशन को याद रखना है, और यहाँ पे जो है दूसरा जो है आप लोगों ने जो है प्रोडक्ट को जहन में रखना है। ये 2-3 पॉइंट्स हैं, इनको आप लोगों ने जहन में रखना है। अच्छा, आप लोगों के बुक में जो है मेरे ख्याल में जो है 400 राउंड अबाउट जो है बुक में 400 जो है 58 राउंड अबाउट जो है मेरे ख्याल में पेज नंबर 458 है। पेज नंबर 458 पे एक रूल दिया है, एक रूल है, एंड दैट इज डिस्क्राइब एज अ सेट ज़ेफ रूल। उसको जो है डिस्क्राइब किया जाता है सेट ज़ेफ रूल, जो है उसको नाम दिया गया है सेट ज़ेफ रूल। ठीक है, सेट ज़ेफ रूल। अच्छा, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस रूल में जो है कि लेट सपोज आप लोगों के पास जो है अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस रूल में जो है क्या डिस्क्राइब करना है, आप लोग थोड़ा सा देखें। इफ यू हैव इंटरनल अल्काइल हैलाइड्स, इंटरनल अल्काइल हैलाइड है, 2 ब्रोमो है, 2 ब्रोमो। अच्छा, इसमें अगर आप लोग देखें, बल्कि बस मैं इसको आर कंसिडर करता हूं, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। इसमें 2, एक बीटा कार्बन ये है, बीटा कार्बन, इसमें 3 हाइड्रोजन अवेलेबल है। ये अल्फा कार्बन है क्योंकि इसके साथ फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच है, फंक्शनल ग्रुप, सॉरी, इसके साथ फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन है। अच्छा, अल्फा कार्बन के साथ जो एडजेसेंट कार्बन बीटा, अल्फा कार्बन के साथ जो एडजेसेंट कार्बन है, दिस इज आल्सो डिस्क्राइब्ड एज अ बीटा कार्बन। इसको भी बीटा कार्बन से डिस्क्राइब करते हैं। ये भी बीटा कार्बन है, एक बीटा कार्बन ये, दूसरा बीटा कार्बन ये, तो 2 बीटा हाइड्रोजन भी अवेलेबल, ये भी बीटा हाइड्रोजन, ये भी बीटा हाइड्रोजन, ये आर है, और यहाँ पे ब्रोमीन लीविंग ग्रुप है। अगर मैं क्या करता हूं, आप लोग देखें कि यहाँ पे ये क्या आइडिया देना चाहता हूं। अगर मैं इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक मीडिया, अल्कोहलिक मीडिया ऐड करूं, सो वी विल गेट अल्कीन। हमारे पास एक अल्कीन ये बनेगा जिसमें जो है ये आर होगा, ये आर, यहां पे ये मिथाइल, ये डबल बॉन्ड, यहां से हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और ये मिथाइल, ये मिथाइल ग्रुप ये है, इसका एक हाइड्रोजन ये है, दूसरा हाइड्रोजन चला गया, ये मिथाइल ग्रुप ये है, ये आर ये है, एक ये अल्कीन बनेगा। दूसरा चांस क्या है, सेकंड एक चांस तो ये हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अल्कोहलिक मीडिया मैंने ऐड कर लिया, ये प्रोडक्ट जो है। दूसरा बीटा कार्बन ये है, बीटा हाइड्रोजन। अगर आप लोग देखें तो ये कार्बन आर, मैं इस तरह एक्सप्रेस करता हूं कि ये जो है कार्बन है, ये आर है, यहां पे जो है ये कार्बन, ये हाइड्रोजन। देखिए, अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस बीटा हाइड्रोजन से, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, हेलोजन चला जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हेलोजन डिस्प्लेस हो जाएगा, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन जाएगा। अच्छा, आप देखिए, ये CH2, ये CH3, ये 2 प्रोडक्ट है। दिस अल्कीन इज नोन एज अ टर्मिनल अल्कीन, टर्मिनल अल्कीन। दिस अल्कीन इज नोन एज इंटरनल अल्कीन। देखिए 1-2 कार्बन 2 पे डबल बॉन्ड है, 1-2 कार्बन 2 पे, और ये कार्बन 1 पे डबल बॉन्ड है। Which of the following is more stable? Internal alkene. This alkene is known as a internal alkene. अभी इससे पहले जो स्टेबिलिटी हमने डिस्कशन की तो उसमें मैंने क्या लिखा है कि इंटरनल अल्कीन आर मोर स्टेबल देन द टर्मिनल अल्कीन। अगर 2 चॉइस हो, बीटा हाइड्रोजन के 2 चॉइसेस हो, तो कौन सा चॉइस जो है जो स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा वही है अकॉर्डिंग टू सेट-ज़ेफ रूल। सेट-ज़ेफ रूल ये है कि इफ 2 बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल हो, then the alkene will be preferably formed
हैविंग मोर अल्काइलेटेड हो, जो मोर अल्काइलेटेड, जो मोर स्टेबल हो। अकॉर्डिंग टू द सेट-ज़िफ रूल कि if 2 beta hydrogen available हो, then the preferred alkene will be formed that is more alkylated, that is more stable ho, that is internal alkene. According to the set-Zipf rule कि if we have 2 sides of beta hydrogen, ये ब्रोमीन है, ये बीटा नहीं है, ठीक है? If we have 2 sides of beta hydrogen, 2 sides, तो then those alkene will be preferably formed, वो alkene preferred बनेंगे जहां पे आप लोगों के पास क्या हो, इंटरनल अल्कीन हो। इंटरनल अल्कीन जो है वो प्रेफर्ड प्रोडक्ट बनेगा और टर्मिनल अल्कीन जो है वो स्मॉल अमाउंट में बनेगा, वो मेजर नहीं होगा। तो टर्मिनल अल्कीन जो है ये बहुत माइनर प्रोडक्ट होगा, 15% और 85% इसकी फॉर्मेशन होगी, बहुत कम अमाउंट इसकी बनेगी, मेजर प्रोडक्ट जो है इंटरनल अल्कीन बनेगा। अकॉर्डिंग टू सेट-ज़िफ रूल कि आप लोगों के पास if 2 beta hydrogen available हो, then those alkene will be preferably formed which are more alkylated or more internal, that will be preferably formed, उसको सेट-ज़िफ रूल से डिस्क्राइब करती है। तो 2 बीटा हाइड्रोजन के लिए फिर आपने सेट-ज़िफ रूल को ज़हन में रखना है कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनेगा। तो ये आप लोगों के पास क्या है, ये आप लोगों के पास इस प्रोडक्ट के लिए। ओके, थैंक यू। जो है ये प्रिपरेशन थे और इन प्रिपरेशन को जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करनी है। ओके, थैंक यू।